बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 9 के एक्सरसाइज वाले कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस इसलिए नहीं करती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है एक गिवन पॉइंट के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करवाना हो तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक से ज्यादा होनी चाहिए, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने देखा था किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल। अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे जाती हैं, ठीक है, इनकी एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती इस सिचुएशन में, अपना अपना चलेंगी। ठीक है, इनकी एक ही डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक से ज्यादा होती, ठीक है, फिर हो सकता है क्रॉसिंग हो जाती, क्योंकि अब इनकी एक ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव से चलना है नेगेटिव पर रुकना है, तो फिर वो क्रॉस नहीं हो पाएंगी। तो इसी तरह हम इसका आंसर लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इफ द टू लाइंस क्रॉस, E could have more than one direction which is not possible। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, is E is necessarily zero inside a charged rubber balloon if the balloon is spherical। हमारे पास कोई एक spherical balloon है और वो चार्ज है, उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, क्या उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? एज्यूम दैट चार्जेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। तो इसने कह दिया कि चार्ज जो है ना उस बैलून के ऊपर सरफेस के ऊपर है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? यस, ई इज ऑलवेज जीरो। ई हमेशा जीरो होगा इनसाइड। उसकी रीजन ये है, if charge is distributed uniformly over the surface of rubber balloon then inside rubber balloon इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि चार्ज जो है वो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बैलून के आउटर सरफेस पे। ठीक है, ये हमने जो अंदर वाला बनाया हुआ है ये गाजियन सरफेस है। हमने गाजियन लॉ में पढ़ा था ना कि गाजियन सरफेस लेना पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हमने इनसाइड जो कि फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इनसाइड हमने एक गाजियन सरफेस लिया, इसका रेडियस आर डैश है और पूरे जो बैलून का रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, अब देखें चार्ज ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट है, तो इनसाइड तो चार्ज नहीं है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, अब फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड क्यू जीरो है, जब क्यू जीरो है तो यहाँ पुट करें क्यू ओवर जीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई जीरो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट ए। अब फाई जीरो है तो ई डॉट ए इक्वल टू जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, लेकिन बैलून का एरिया तो जीरो नहीं ना हो सकता ना, बैलून का एरिया तो कुछ ना कुछ है, तो एरिया नॉट इक्वल टू जीरो लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है जब चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ रबर बैलून डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 रेज़्ड टू पावर 38 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ग्रेविटी है उसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि दो चार्जेस के दरमियान होती है अट्रैक्शन या रिपल्शन की, वो फोर्स 10 रेज़्ड पावर 38 टाइम स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटी के मुकाबले में। आर्ग्यू दैट आवर गैलेक्सी शुड बी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमने इस बारे में आर्गुमेंट दलाइल देने हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है वो न्यूट्रल है। देखिए, हम इतने सालों से देख रहे हैं कि हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो स्टेबल हैं, वो अर्थ पे बिल्कुल कभी भी फॉल नहीं करती। ठीक है, स्टेबल हैं। वो स्टेबल किस वजह से हैं? वो इसलिए स्टेबल है ना कि वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उनपे जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और वो स्टेबल हैं वहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर हम यू लिखेंगे, द गैलेक्सी मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। एक गैलेक्सी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना होगा अगर वो वहाँ पे स्टेबल रहना चाहती है तो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल स्ट्रॉन्गर तो है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देयर मैसेज। इफ द गैलेक्सी हैड अ नेट चार्ज, मतलब अगर कोई थोड़ा बहुत नेट चार्ज अगर उस पर होता, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ना हो, मतलब या नेगेटिव ज्यादा हो जाए या पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगी, जाहिर बात है फिर वहां पे रिपल्शन होना थी। इवन अ स्मॉल imbalance would cause the like charges to repel each other with force greater than the force of gravity holding the galaxies together। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर बहुत है। अगर तो थोड़ा बहुत नेट चार्ज होता, मतलब पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते, तो रिपल्शन की वजह से उन्होंने एक दूसरे को इम्बैलेंस कर देना था और गैलेक्सीज को,
और जाहिर बात है फिर वो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटी के मुकाबले में, फिर तो वहां पे वो स्टेबल नहीं रह पानी थी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा चूंकि नहीं होता, तो फिर हम कहेंगे कि वाकई जो गैलेक्सीज हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उसके इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखते हैं। दिस रिपल्शन वुड ओवरकम द ग्रेविटी, इस रिपल्शन ने ग्रेविटी को फिर ओवरकम कर देना था, डिस्टर्बिंग द गैलेक्सी स्ट्रक्चर, और गैलेक्सी का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है इससे, एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रिमेनिंग अ स्टेबल सिस्टम, फिर उसको वो स्टेबल सिस्टम रहने से भी प्रिवेंट कर देते और मतलब वो फॉल कर जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग होलो स्फीयर इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यू, हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया है। होलो कंडक्टिंग स्फीयर, उसके अंदर कोई चार्ज कोई नहीं है। व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स थ्रू द शेल, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट सरफेस, अब उस सरफेस में चार्ज ही नहीं है, वो तो होलो है, तो फ्लक्स जीरो होगा। तो उसका हम आंसर क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल विल बी जीरो। रीजन देंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड ओनली ऑन द नेट चार्ज इन क्लोज within that surface since the hollow conducting sphere is uncharged, कंडीशन में क्या दिया उन्होंने इस क्वेश्चन में बताया कि वो अनचार्ज है, एंड डज नॉट इनक्लोज एनी एक्सटर्नल चार्ज, और एक्सटर्नल चार्ज भी उसके ऊपर नहीं है, सो टोटल चार्ज इनक्लोज वो जीरो होगा, देयरफॉर नेट फ्लक्स विल बी जीरो। फ्लक्स का फार्मूला है ना क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, अब क्यू तो जीरो है तो जीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट जीरो, तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा जीरो। लास्ट उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A potential difference is applied across the end of copper wire. कॉपर वायर है उसके क्रॉस ना हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया बैटरी के थ्रू। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉपर कंडक्टर है, कॉपर वायर जिसको हम कह लेते हैं, इसके क्रॉस ना हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। पहले हमने ये पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक में कि इलेक्ट्रॉन और एटम, जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम बैटरी प्रोवाइड करते हैं ना तो वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। उस वक्त उनकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, इले पोटेंशियल मिलता है, उसकी वजह से वो अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन करते हैं। अब जिस वक्त जो इनकी वेलोसिटी होती है उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो कह रहे हैं कि जब पोटेंशियल अगर हम बढ़ाएंगे ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जो है ना वो ये है, वी डी इज इक्वल टू आई ओवर एन ई ए। ठीक है, अभी तक हमें ना कोई समझ नहीं आ रही कि यहाँ से पोटेंशियल बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या होगा, लेकिन हमने ओहम लॉ में पढ़ा था आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है, तो आई की जगह लिख देंगे वी ओवर आर एन ई ए। अब पोटेंशियल बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो हम पहले का आंसर देखेंगे, अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो कैसे आंसर लिखेंगे, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजेस। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron in a conductor is given by v drift is equal to I over NEA। आई की जगह पे वी ओवर आर लिखेंगे तो अब वी डी और आप देख सकते हो पोटेंशियल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस शोज दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद बी पार्ट पूछा गया बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ कॉपर वायर की अगर हम टेम्परेचर और लेंथ को डिक्रीज कर दें तो उससे क्या होगा। देखिए उसका वही फार्मूला वी डी इज इक्वल टू आई ओवर एन, ये लगा लेंगे, वी ओवर आर लिख देंगे आई की जगह पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उन्होंने कहा कि हमने लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, जब लेंथ को डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर के भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देख लिया रिलेशन। अब देखें रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और टेम्परेचर दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों हमने डिक्रीज किए हैं, रेजिस्टेंस भी लेंथ भी डिक्रीज किया है, टेम्परेचर भी डिक्रीज किया है। तो जब दोनों डिक्रीज किए हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई है तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टेंस का आपस में इनवर्स रिलेशन है, ये डिक्रीज होगी तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट व्हेन द लेंथ एंड टेम्परेचर डिक्रीज इट्स रेजिस्टेंस इज आल्सो डिक्रीज सो द लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट, hence we say that drift velocity has increased।
तो दोनों सूरतों में जब पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, या टेम्परेचर और लेंथ अगर वायर की डिक्रीज कराओगे तब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ने बढ़ना ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेस व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इंक्रीजेस। कह रहा है किसी भी बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्यों कम हो जाता है जब हम उससे करंट लेते हैं। जाहिर बात है जब आप बैटरी से करंट लोगे, आप एक सेल बाजार से लेके आए हो 12 वोल्ट का, जब आप उससे करंट लोगे जाहिर बात है उसमें वैल्यू कम ही होनी है ना उसकी, 12 से फिर कम होगी। वैसे ये हमने टॉपिक ईएमएफ में पढ़ा था, ये सारा वही क्वेश्चन है। ये वाली डायग्राम पड़ी थी ईएमएफ वाले टॉपिक में। ये हमारे पास एक सेल है चिकलेट, इसकी ईएमएफ है कोई 12 वोल्ट पहले। फिर हमने क्या किया, इसको एक ना सर्किट में रजिस्टर के क्रॉस लगा दिया। अब जब रजिस्टर के क्रॉस लगा दिया जाहिर बात यहाँ करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे अगर 12 वोल्ट आ रहा था ना पहले करंट से पहले, तो बाद में जब हम देखेंगे इसको सर्किट में लगा के, तो इसका जो पोटेंशियल है वो 12 नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। वो क्यों कम हो जाता है, वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट की एक अपनी रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, उसको ओवरकम करना होता है करंट ने, जिसकी वजह से जो यहाँ पे हमें टर्मिनल पोटेंशियल है वो हमेशा हमें कम मिलता है। ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल, इसको वी टी बोलते हैं। और ये ईएमएफ है ई, ठीक है। आर इंटरनल रेजिस्टेंस है और आई करंट यहाँ से फ्लो करता है इस बैटरी की वजह से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर्स के अक्रॉस, ठीक है। अब रिलेशन जो है वो है वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब वी टी वो पोटेंशियल है जो इस रजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है यहाँ पे, और ई क्या है, वो ईएमएफ ऑफ ए सेल है, और आई करंट है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल है। उसका क्वेश्चन ये है कि जब करंट बढ़ता है तो पोटेंशियल कम क्यों हो जाता है, ठीक है। तो आप इस रिलेशन से देख सकते हो। अब ईएमएफ लेट हमारी 12 है और करंट पहले 2 एम्पेयर पास कर रहा है, और हमारी जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की वो भी 2 ओम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सेल है उसकी ईएमएफ वैसे मैंने को बोला 12 है, माइनस अगर उसमें से करंट 2 एम्पेयर पास कर रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की वो 2 ही है, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 वोल्ट। अब वो कहते हैं जब करंट बढ़ता है ना तो टर्मिनल पोटेंशियल कम हो जाता है, ये साबित करें तो वही ईएमएफ वही 12 ही रहेगी माइनस। अब करंट अगर हम कर देते हैं 5 एम्पेयर और इंटरनल रेजिस्टेंस वही 2 है, तो देखें हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। 5 टू द 10, 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 वोल्ट अब आएगा। पहले 8 वोल्ट था, देखें अब 2 वोल्ट हो गया। तो हमने ये देखा ये वाकई इस रिलेशन से जब हम करंट बढ़ाते हैं ना तो टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।